ऊंचाई पे वहीं पहुंचते हैं जो परिवर्तन का सोच रखते हैं। प्रतिशोध की अगर आप सोच रखोगे तो कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंचोगे। आपकी सोच ही आपका निर्माण करती है, इसलिए ज़रूरी होता है कि आपकी सोच अच्छी हो, पॉजिटिव हो। याद रखिए दोस्तों, जो आप आज करेंगे उसका असर आपके भविष्य पे ज़रूर पड़ेगा, इसलिए अपने आज को हमेशा सफल बनाइए। इसी सोच, इसी विचार के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुप्रभात धरती धौरारी में। मैं हूं आपके साथ अंकित सेन और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। मेरी ओर से भी आप सभी का स्वागत, अभिनंदन सुप्रभात धरती धौरारी में। और बिल्कुल सही कहा अंकित आपने कि सोच को सकारात्मक रखें, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं ज़्यादातर होता वैसा ही है। अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो जीवन में सकारात्मक होगा, और अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो जीवन में नकारात्मक होगा। इसलिए आप कोशिश ये करें कि सकारात्मकता की ओर झुकें और सकारात्मक सोच को रखें, क्योंकि जो सोच को सकारात्मक रखते हैं वही जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किलों को पार कर पाते हैं और दुनिया में एक अलग मुकाम बना पाते हैं। आज एक ऐसे ही शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाएंगे जिन्होंने कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों न रही हों, अपनी सोच को सकारात्मक रखा और सकारात्मकता की दो और डट कर खड़ी रही, मेहनत के दम पर दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल किया। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं राजस्थान की बेटी और जानी मानी नृत्यांगना सीमा राठौड़ जी का। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है सुप्रभात धरती धौरारी में। आज बहुत सारी बातें हम आपसे करेंगे, नृत्य की बारीकियों को हम जानेंगे, क्या है नृत्य, क्या है ये कला। लेकिन अगर शुरुआती दौर की हम बात करें, क्योंकि आपकी उम्र भी बहुत छोटी सी है और बचपन गुजरे हुए कुछ साल ही हुए हैं, तो अगर बचपन की हम बात करें तो कहाँ बीता आपका बचपन, कहाँ आप जन्मी हैं, कहाँ पली बड़ी है? मैं उदयपुर वाटी के पास दमोरा गाँव है, ननियाल है मेरा वहीं जन्म हुआ है। और बाकी मेरा बचपन जोधपुर में है, मैं जोधपुर से हूँ। और बचपन बहुत ही अच्छा, और थोड़ी मैं चंचल थी, शैतान थी, बहुत शैतानी की है मैंने। तो वही मम्मा पापा को थोड़ा परेशान करना, स्कूल में थोड़ा सा परेशान करना, और साइकिलिंग का बहुत शौक़ रहा है, तो वही साइकिलिंग करना, और घर में कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो बहुत शौक था, कुछ मम्मा क्या कर रहे हैं उनसे कुछ सीखना। वो बचपन ही क्या जिसमें शरारत करना होगा। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, स्कूल कॉलेज का जो सफर है बहुत यादगार होता है, बहुत मेमोरेबल होता है। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई कहाँ से करी, कौन सा स्कूल है आपका? मैंने जोधपुर से स्कूलिंग की है, जोधपुर में गवर्नमेंट स्कूल विजेस, मैंने वहाँ से स्कूलिंग की है। और कॉलेज में मेरा जोधपुर से कैन कॉलेज रहा है। स्कूल में मैं 3 इयर्स की थी तब मैंने फर्स्ट परफॉर्मेंस दी थी वहाँ पे। अच्छा। और मेरा जो जितनी भी परफॉर्मेंस है वो राजस्थानी लोक नृत्य पे रही है और देशभक्ति गानों पे रही है। जी। तो स्कूल का टाइम ये रहता था कि जब भी मैम सिलेक्शन करते थे क्लास में कि किस किस को डांस में पार्ट लेना है, तो फर्स्ट नंबर पर आती थी कि नहीं मुझे ही लेना है। और मन में ये रहता था कि नहीं बस मैम पीछे ना खड़ा कर दे, मैं दिखूंगी नहीं, मेरी फैमिली से भी कोई आएगा देखने के लिए। वो उस टाइम थोड़ा मन में रहता है कि कहीं मेरी पास वाली फ्रेंड को ना आगे कर दे। जी। और यही वो जज्बा था जिसने आपको इतनी ऊंचाई पर अभी पहुंचाया है। जोधपुर से आप आई हैं, जोधपुर में पली बड़ी हैं, और जोधपुर की अगर हम बात करें तो अपनी कल्चर के लिए बहुत फेमस है। वहाँ का जो स्टाइल है कपड़े पहनने का, वहाँ के रजवाड़ाओं का, और खान पान की अगर बात करें तो बहुत रिच कल्चर है। जोधपुर से जुड़ी हुई कुछ यादें आप हमसे शेयर करें तो। जोधपुर में एक अलग ही बात करने में एक अलग ही मिठास, एक तहजीब है जो अभी तक बनी हुई है। वहाँ आज आप देखेंगे कि कितनी भी एजुकेटेड लेडी है या जेंट्स में जो भी है, लेकिन जो भाषा जो है हमारी, जो मिठास है वो आज भी बना हुआ है, और वैसे ही वो अपने बच्चों को लेके चल रहे हैं। जोधपुर की जो धरोहर, जो पुराने कुएं बावड़ी है, वो सब आज भी मतलब देखने लायक है और बहुत फेमस है। जोधपुर की मिठाइयों में देखें मलाई के लड्डू है, मावे की कचौरी है, और वह नमकीन में देखें तो प्याज की कचौरी है, और नमकीन में एक लहसुन की नमकीन आती है, वो बहुत फेमस है वहाँ की। तो जोधपुर का जो मिर्ची बड़ा है वो तो बिल्कुल पूरा ही फेमस है। बिल्कुल बहुत सारी बचपन की बातें कर रहे हैं प्रज्ञा हम, और बचपन की यादें भी ताज़ा हो रही है। अच्छा, बचपन में आपको स्पोर्ट्स का भी शौक था, आप अच्छी खिलाड़ी भी रही हैं, कभी मन में नहीं आ रहा कि देश के लिए खेलना चाहिए, कभी ऐसा मन में नहीं आया तुम्हारे? हाँ, मैं स्कूल टाइम से ही स्पोर्ट्स में थी, मैंने कबड्डी और क्रिकेट दोनों में पार्ट लिया है उसमें। उस टाइम इतना नॉलेज नहीं था कि मैं आगे बढ़ूं इसी लाइन में, कुछ आगे बढ़ने के लिए गर्ल्स का भी कुछ है, तो मौका मिला नहीं। बट मैं अब चाहूँगी कि अब अगर मुझे मौका मिला और तो मैं ज़रूर अपने देश के लिए खेलना चाहूँगी और अपने उसी गेम को आगे बढ़ाऊँगी, और गर्ल्स टीम में राजस्थान के लिए ज़रूर खेलना चाहूँगी। तो जो मेरा गेम है, मैं अभी भी चाहती हूँ कि मैं अभी डांस लाइन में हूँ,
और स्पोर्ट्स में ज़रूर करना चाहूँगी मैं आगे। जी सीमा, बचपन की अंकित ने बात की थी, स्कूल की बात की थी। स्कूल का टाइम जो होता है इतना यादगार होता है कि छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं वो हमें ताउम्र याद रहती हैं और हमारे जहन में ताज़ा रहती है। कुछ स्कूल के ऐसे किस्से, हंसी मजाक, क्योंकि हम जो दोस्त बनाते हैं वो भी स्कूल में बनते हैं और वो ही ज़िंदगी भर साथ भी रहते हैं। तो कुछ ऐसे स्कूल के किस्से अगर याद हो तो। हाँ, मेरा स्कूल का एक 11th क्लास में मैंने एक मॉडल के लिए हमारा कंपटीशन था, तो मेरी एक फ्रेंड और हम दोनों ने साथ में एक मॉडल बनाया था। उसने स्कूल बनाई थी कि उसका ड्रीम था कि मैं स्कूल बनाऊँ, स्कूल खोलूँगी। वहीं मैंने एक डांस क्लास बनाई थी। अच्छा। तो उस टाइम टीचर ने बोला कि तुम्हें डांस का बहुत शौक है, तो आप 12th करने के बाद में अच्छे से करना स्टडी और एक दिन आपकी डांस क्लास खुले। ये सपना था कि इसको मैं पूरा करूँ। उस टाइम मैंने बनाया और थोड़ी चंचल थी तो वही कि नहीं मैं तो बनाऊंगी तो डांस क्लास ही, डांस में ही है। मैंने अपना मॉडल बनाया और जितनी भी मेरी टीचर्स है बहुत खुश हुई कि नहीं आपने इतना अच्छा मॉडल बनाया। स्कूल से मुझे वो मॉडल वापस नहीं मिला गया, वहीं रखा गया। और जब मैंने मेरी एकेडमी खोली तो मुझे मेरा मॉडल था जो मुझे याद आया। स्कूल में शैतानियाँ करना कि जैसा भी क्लास है हिंदी लिटरेचर के, जैसे मेरे हिंदी लिटरेचर था, क्लास आ गई तो कभी मन करता कि नहीं आज पढ़ने का मन नहीं है और पीछे जाके बैठना, वो चॉकलेट्स खाना फ्रेंड्स के साथ, टिफिन खोल लेना और वही अचार की खुशबू टीचर तक पहुँच जाना। जी। तो क्या कभी फिर पिटाई नहीं हुई जब अचार की खुशबू टीचर के नाक में पहुंची तो कुछ पिटाई नहीं की? टीचर जैसे ही अंदर आती तो वही कह देते कि किसने टिफिन खोला है। जी। तो 11th 12th में तो पनिशमेंट नहीं, वही क्लास के बाहर खड़ा कर देना और जैसे ही कोई देखता था तो नीचे मुंह कर लें कि हाँ ठीक है, कब तक लंच हो जाए, इधर उधर वॉशरूम जाना, ये सब ये लगा रहता था थोड़ा। जी। अच्छा, बहुत सारी बचपन की बातें ताज़ा हो रही है, लेकिन आप अच्छी डांसर है, हमें सबको पता है, लेकिन पहला स्टेज परफॉर्मेंस जो होता है बहुत ही स्पेशल होता है। प्रज्ञा, थोड़ा सा डर भी रहता है पहले जब हम परफॉर्म करते हैं। याद है आपको पहला स्टेज परफॉर्मेंस कब दिया था आपने? मैंने फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस मैं 2nd क्लास में थी, तब मैंने स्कूल में दिया था और मैंने पुदीना जो गाना है राजस्थानी, उसी के ऊपर डांस किया था मेरे स्कूल में। वही राजस्थानी ड्रेस में मैंने किया था। और उस टाइम इतना नहीं पता था कैसे करना है, स्टेज कवर क्या है, जैसा आया वैसा कर लिया, जो शौक था, जैसे स्टेप थे। तो उस गाने पर ये था कि जब भी मैंने किया है मैंने पूरा गाना कंप्लीट किया, बीच में नहीं छोड़ा कि इतना ही आता है, खड़ी हो गई, पूरा गाना कंप्लीट किया। हाँ, उस टाइम स्टेप रिपीट हो जाते थे। अभी जैसे स्टेप अलग अलग करते हैं, बस में स्टेप रिपीट हो जाते थे मेरे। जी, ऐसा होता है कि जब हम बहुत छोटे होते हैं, जैसा कि आपने बताया कि 3 साल की उम्र रही होगी या 4 साल की उम्र रही होगी जब आपने अपना फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस दिया, उस वक्त बचपन ही होता है। और जब आपने डांस सीखा होगा तो कई बार होता है कि लय ताल के साथ आपके पैर मैच नहीं कर रहे हैं, तो उस वक्त किस तरह से आप सामंजस्य बिठाते थे? कि बचपन होता है, बचपन में बहुत ज्यादा हमको समझ नहीं होती है, तो किस तरह से मैनेज किया आपने? ये गाने मैं अपने परिवार में सुनती आई हूँ, हमारे घूमर वगैरह जो होती है उसमें, तो वो जो बीट्स जो होती है गाने की, वो उसी टाइम से रहती थी कि ये गाना इस तरीके से किया जाता है, पैर उठना। फिर स्कूल में जो टीचर सिखाते थे तो प्रॉपर ताली के साथ पैर उठाना सिखाते थे हमें। तो उसी से छोटी छोटी चीज़ें मैंने सीखी और उसी से पूरा गाना कंप्लीट करना सीखा मैंने। जी, क्या बात है। बहुत सारी डिटेलिंग में बात करेंगे आज डांस की, लेकिन फैमिली सपोर्ट सीमा बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर किसी की लाइफ के अंदर। फैमिली की तरफ से आपको कैसा सपोर्ट रहा? फैमिली की तरफ से मुझे अच्छा सपोर्ट है। मेरी मदर जो है एक कहते हैं कि मदर कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरी मदर डट के रहे कि नहीं इसका सपना है। ऐसे हर पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरी बच्ची डॉक्टर बने, टीचर बने, ये सब। जब डांस का इंटरेस्ट आया तो मदर ने बहुत सपोर्ट किया और जो मेरा फर्स्ट एडमिशन है उसमें मेरे जो ब्रदर है वो मेरे साथ गए थे, उन्होंने मेरा फर्स्ट एडमिशन करवाया डांस में। तो मैं बहुत मतलब खुश नसीब मानती हूँ अपने आप को कि फैमिली का पूरा सपोर्ट है। वहीं सिस्टर का सपोर्ट है कि कहीं पे परफॉर्मेंस है मेरी तो वहाँ पे कैसे सॉन्ग लेने हैं, किस तरीके का पहनावा पहनना है, मेरे को ड्रेस पहननी है, वहाँ पे किस तरीके का रहेगा। और मम्मी का ये सपोर्ट रहा है कि कहीं भी अगर मेरे को जाना है तो मम्मी पापा जो भी है मेरे साथ रहते हैं, मैं कहीं भी जाती हूँ। दीदी जीजो साहब मेरे साथ रहते हैं, भैया है, भैया कहीं इनका जाना नहीं हुआ तो वो मेरे साथ रहते हैं। तो बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है किस तरीके से पहनना है, डांस करना है। अगर मैंने डांस किया तो इस बार क्या कमी और अगली बार नहीं रहनी चाहिए, वो मदर सिस्टर ही मुझे बताते इस बार आपने बहुत
गाने में अच्छे से नहीं किया, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये स्टेप आपने अच्छे से नहीं किया तो अगली बार अच्छे से करना, ये पूरा अच्छे से सपोर्ट। सीमा, आप एक राजपूत फैमिली से बिलोंग करती है जहाँ पर आप ही ने बताया था कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा बाहर निकलने की आज़ादी नहीं होती थी। उस वक्त आपने किस तरह से, कुछ चुनौतियाँ भी रही होंगी, उन चुनौतियों को किस तरह से आपने पार किया, किस तरह से फैमिली वालों को, और फैमिली वालों से अलग भी कुछ लोग होते हैं जो हमें डीमोरलाइज करते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं कर पाते हैं, तो उन चीज़ों को किस तरह आपने संभाला, किस तरह आगे बढ़ने के लिए अपने फैमिली वालों को मनाया, क्या किया? मेरी फैमिली में पहले ब्रदर और फादर को नहीं पसंद था डांस, कि मैं कहीं डांस करूं ऐसे। वही है कि छोटी से लेकर, जैसे बुआ सा है, दादी सा है, नानी सा, इन सब लोगों को घूमर घालते हुए मैंने देखा है, घूमर करते हुए देखा है, मासी सा वगैरह, इन सबको, तो वो देख के मैं सीख गई। लेकिन जब करने के बाद आई, जब जॉब की बात आई, जब घर से बाहर निकलना था डांस को लेके, तो मम्मी का मेरा पूरा सपोर्ट रहा है। मम्मी ने बोला कि नहीं, मैं साथ हूँ। और जब समाज की बात है तो वो कहते थे कि क्या है नाच में, वो एक नाच गलत लेते थे कि नाच में क्या है, कुछ नहीं है, इसमें फ्यूचर नहीं है। तो कहीं आना जाना रहता था तो वो थोड़ा इस तरीके से देखना कि जब मैं निकल रही हूँ तो देखना, लेकिन मैं अपने पहनावे में रहती थी, प्रॉपर जो राजपूती पहनावा, मैं उसी में रहती थी। कहीं जाना किस लिहाज में बैठना है, क्या है, तो वो एक लोगों का नज़रिया है कि डांस फील्ड में कुछ नहीं है, और डांस को अभी भी थोड़ा सा गलत मानते हैं कि नहीं, डांस लाइन में कुछ भी नहीं है। तो थोड़ी चुनौती रही है कहीं पहुंचने में। बिल्कुल बिल्कुल सीमा, कहीं ना कहीं बहुत सी चुनौतियां आपसे गुजरा, लेकिन अब परिवर्तन आ चुका है, लोगों की सोच बदली, डांस को आपने अच्छी तरीके से, आपके खून में डांस दौड़ता है, और डांस की तरह तरीके की परिभाषाएं भी होती है। जानना चाहूँगा आपकी डांस की क्या परिभाषा है? डांस को लिहाज के साथ किया जाता है, एक थिमरपन के साथ किया जाता है, अपने वेशभूषा में प्रॉपर किया जाता है, आपके एक्सप्रेशन कैसे क्या है, अगर उस लिहाज में उसमें प्रॉपर किया जाता है, उसी डांस को बार बार देखने का मन करता है कि नहीं। एक डांस बहुत लिहाज में किया जाता है तो अपन मन करता है कि नहीं, मैं उसको बार बार देखती रहूं। डांस देखने का एक नज़रिया होना चाहिए कि आप किस तरीके से देख रहे हैं। करने वाले का मन अलग होता है, देखने वाले का मन अलग होता है, तो एक दो चॉइस हो जाती है डांस में। जी सीमा, आजकल बहुत तरह के नृत्य की शैलियाँ चल रही हैं, बहुत फ्री स्टाइल भी होते हैं, अलग अलग स्टाइल के डांस किए जाते हैं। आपकी अगर हम बात करें तो किस शैली में रमा हुआ है आपका नृत्य? मेरा राजस्थानी लोक नृत्य में है, और उसमें मैं घूमर में कर रही हूँ। राजस्थानी लोक नृत्य में काफ़ी सारे डांस हैं, भवाई है, चरी है, घेर डांस है, काफ़ी सारे ऐसे लोक नृत्य है, कालबेलिया है, घूमर है। मैं काफ़ी सारे डांस करती हूँ, लेकिन मैंने घूमर ही ले रखा है। बॉलीवुड भी मैं करती हूँ, और फ्री स्टाइल वगैरह जो है वो भी मैं करती हूँ, लेकिन मेन मेरा मकसद घूमर है। घूमर के अलावा भी आपने बोला भवई, और अंकित, भवई में शायद ऐसा होता है कि बहुत सारी चरियों को सर पे रखना होता है, और कुछ आग जला के भी ऐसा कुछ करना होता है। किस तरह से आपने ये सीखा, क्योंकि बहुत छोटी उम्र से ये काम कर रही है, कभी डर नहीं लगा इस तरह से करते हुए? ये गुरु की गाइडेंस होती है इसमें। तो पहले एक मटके से स्टार्ट करते हैं हम, पहले एक मटके का बैलेंस बनाते हैं, फिर 3 का बनाते हैं। इस तरीके से हम 1-1, 2-2, 3-3 साथ में लेके करते हैं। भवाई में मटकों के साथ में आप कील पे भी डांस किया जाता है, कांच पे किया जाता है, परात पे किया जाता है, ग्लास पे किया जाता है। सिर्फ उस पे खड़ा ही नहीं होना, उस पे घूम के भी डांस किया जाता है। ग्लास है तो ग्लास को पैर से पकड़ के मतलब ग्लास घुमाया जाता है। परात है तो दोनों पैर साइड में रख के उसको घुमाया जाता है। तो सिर्फ मटके ही नहीं है, उसके साथ पैरों के साथ भी डांस किया जाता है उसके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। सीमा, आप तरह तरीके की स्टाइल में डांस करती हैं, चाहे कथक हो, फोक डांस हो, बॉलीवुड भी आपने बताया कि आप करती हैं। कितना डिफरेंस होता है इन तमाम स्टाइल्स के अंदर, और आप कितनी जल्दी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाती हैं? इन सब डांस में बहुत सारा डिफरेंट है। जैसे अपने फोक डांस को देखें तो वो एक प्रॉपर ड्रेसअप होता है, उसमें परमानेंट ड्रेस होता है कि अगर मैं हरियाणवी कर रही हूँ तो उनकी अलग ड्रेस है, राजस्थानी कर रही हूँ तो राजस्थानी में भी कालबेलिया करे तो उनकी ब्लैक ड्रेस होती है, जिससे पता चल जाता है कि कालबेलिया डांस करेंगे। वो ड्रेस देखने से पता चल जाता है। यही और वेस्टर्न डांसेस में देखें तो ड्रेस देख के अपन ये नहीं कह सकते कि नहीं है वही डांस फॉर्म करने वाले, कुछ हैरम, स्लीवलेस, टॉप वगैरह कुछ भी डालने हैं। तो उसमें थोड़ा बॉडी के एक्सरसाइज वगैरह, वो सब मूवमेंट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं। और जो फोक डांस होते हैं, राजस्थानी लोक नृत्य को देखा जाए तो उसमें एक अलग ही लचीलापन है, एक ठिमरपन है,
और बहुत ही सोबर तरीके से किया जाता है, बॉडी कवर रहती है, एक बहुत सोबर तरीके से किया जाता है, तो ज़्यादा डिफरेंस है उनमें, सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है दोनों डांस में। सीमा, आपने बहुत खूबसूरती से चंद शब्दों में बारीकियां बता दी, नृत्य कितना बारीक होता है और इसको सीखने में भी मेरे हिसाब से बहुत साल लगते होंगे, लेकिन इन बारीकियों को सिखाने के लिए जो काम करते हैं वो होते हैं गुरु। गुरुओं के मार्गदर्शन के बिना हम कुछ नहीं सीख सकते और इसीलिए कहते हैं कि गुरु बिन मिले ना ज्ञान और ज्ञान बिन हृदय सुना। अगर आपकी हम बात करें, किन किन गुरुओं के सानिध्य में रहने का मौका मिला? जी, मेरे डांस के गुरु पीयूषी शुक्ला मैम है और म्यूज़िक के शकुंतला पुरोहित मैम है। डांस मैंने उन्हीं से स्टार्ट किया, पीयूषी मैम से। वो राजस्थानी फोक डांस, कथक और भरतनाट्यम डांस, लोक नृत्य में देख के आई हूँ, घूमर में फैमिली में देखते आई हूँ, लेकिन एक वो देखना और एक जो गुरु की गाइडेंस होती है, जो एक बारीकी है, जो बाहर जैसे स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे घर में अलग देखने को मिलता है, बाहर अलग, तो वो एक गुरु का अलग तरीका होता है बताने का। गुरु का बहुत सपोर्ट रहा, बहुत बारीकियों से उन्होंने मुझे सिखाया है और वो गुरु के साथ साथ इज अ फ्रेंड जैसे रहते हैं कि डांस और आर्ट ऐसी चीज़ है कि स्ट्रिक्ट लेके नहीं सीख सकते जी। जितना प्यार से सिखाओगे, आप प्यार से बोल के सिखाओगे, उतना वो अच्छे से सीख पाएंगे। तो गुरु का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है मेरे पास और उन्होंने बताया है कि जैसे सॉन्ग सिलेक्शन करना है किस तरीके से, और क्या नई डांस फॉर्म जैसे समझ में नहीं आई है तो मैम का बैठ के बताना है कैसे करना है, करके बताना, रात रात तक सिखाना मेरे को, रात के 8 बजे हैं 9 बजे हैं, नहीं ये करना है, कंप्लीट करना है, ऐसे करना है, ये पहनना है आपको, और इसमें ये सॉन्ग इस तरीके से है, सॉन्ग की क्या डेफिनेशन होती है कि अगर आपसे आप डांस कर रहे हो, आप स्टेज से नीचे उतर रहे हो और आपसे पूछ लिया जाए कि आपने जो डांस किया उसमें एक शब्द ये है, इसका क्या अर्थ है, ऑडियंस में से पूछ ले, जो गेस्ट बैठे हैं, अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसका अर्थ भी मालूम होना चाहिए, ये मेरे गुरुजी कहते हैं। और स्टेज का कवर करना है, अगर आप एक ही जगह कर रहे हो तो नहीं मान्य नहीं होता है, उस स्टेज को कवर करना, एक्सप्रेशन, आप अगर स्टेज पे डांस कर रहे हो तो ऑडियंस से आई कांटेक्ट वगैरह पूरा बना के रखना है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है उससे। तो गुरु का तो बहुत सपोर्ट रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए, जो आपने हमारे दर्शकों को बताया, लेकिन कहीं ऐसी भी चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है प्रिकॉशन के तौर पे, क्योंकि फोक डांस आसान नहीं होता है, कहीं तलवार होती है, कहीं कीलों पे डांस करना पड़ता है, माथे पे चरियाँ रखनी पड़ती है, 13 ताली में आपको मंजीरे बांधने पड़ते हैं। ऐसी कोई चीज़ है जिसको डांस करते वक्त आप प्रिकॉशंस लेके चलती हैं, ध्यान रखती हैं? जी, इन सब चीज़ों में पहले डांस से पहले प्रैक्टिस करनी होती है, और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। और साइड में हम बैक स्टेज ऐसे मेंबर हम रखते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो एक्टिव रहे। अच्छा, जैसे कांच है, कांच वैसे हम प्रैक्टिस करते हैं लेकिन फिर भी लग जाता है। चरी है, फुल प्रैक्टिस रहती है, लेकिन काफ़ी बार होता है कि जिस दिन इवेंट होता है उसी दिन वो जो सबसे ऊपर आग वाली होती है वो चरी गिर जाती है, सबसे ऊपर वाली में ही आग लगाई जाती है और सबसे नीचे वाली में हल्का हल्का वेट, कुछ ना कुछ मिट्टी, ऐसा कुछ बजरी कुछ डाला जाता है जिससे वेट बना रहे। तो जो सबसे ऊपर वाली होती है वो लाइट वेट में होती है, काफ़ी बार डांस करते वक्त वो गिर जाती है, तो ऐसा हम साइड में सपोर्ट रखते हैं। बिल्कुल, कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रही हैं आज प्रज्ञा, बहुत सारी डिटेलिंग भी मिल रही है डांस के बारे में, किस तरीके से ये प्रिकॉशंस लेती हैं, और आसान नहीं होता है मेरे ख्याल से जिस तरीके से आप कांच पे डांस करती हैं। लेकिन बात करूँ, आपने स्काउट गाइडिंग भी करी है जी, और कहीं ना कहीं डिसिप्लिन हर जगह ज़रूरी होता है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा स्काउट गाइडिंग का आपका? स्काउट गाइड का बहुत अच्छा, स्कूल टाइम में मैंने ज्वाइन की है, जोधपुर में ही मैंने ज्वाइन की है। और स्काउट गाइड में रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, जैसे कैंप में भी जाते हैं तो वो सुबह 4 बजे उठना, योगा वगैरह, घूमना, गेम्स खिलाना, कोई प्रार्थना वगैरह करवाना, प्रॉपर रूल्स, आपके ड्रेस का रूल, ये सब सिखाया जाता है। उसमें मतलब एक सोशल सर्विस होती है जो सिर्फ एक जगह खड़े होके नहीं करनी होती, वो गली गली जाके, जैसे सफाई अभियान है तो उसका भी हम गली गली जाके, कुछ पानी से रिलेटेड है, गर्मियाँ होती हैं, निर्जला ग्यारस वगैरह, तो एक वो हमारी सर्विस लगती है। और स्काउट गाइड से बड़े छोटे का सम्मान करना, उनसे तहजीब से बात करना कि आप किस तरीके से सम्मान कर रहे हो, आपका चाहे ओहदा कुछ भी हो जी, लेकिन जब आप अगर मैं कुछ भी हूँ और मैं स्काउट गाइड में हूँ तो मुझे लगना चाहिए कि मेरे से छोटे हैं, मुझे से बड़े हैं, किस तरीके से बात करना, बहुत बारीकियों से वहाँ मुझे सिखाया जाता है। और रही बात खाने की, तो वहाँ हमें ये बताया जाता है कि आप घर में बना बनाए मिलता है, क्या आप कैसे मैनेज करते हैं, तो वहाँ हमें चूल्हे पे रोटी बनाई जाती है। अरे वाह। और
चाहे गर्मी हो सर्दी हो, चाहे ओस गिर रही हो, आपको लकड़ियाँ दी जाएगी, आपको चूल्हा दी जाएगा और वो आपको पूरा उस तरीके से मैनेज करना है। जी जी सीमा, आपने बताया था बहुत छोटी उम्र से आपने डांस करना शुरू किया था, और जब शुरू किया था तब शौकिया तौर पे कि मुझे डांस का शौक है, लेकिन धीरे धीरे आप आगे बढ़ी, कारवां जुड़ा, लोग जुड़े, आप आगे बढ़ती गई और अब आप एक प्रोफेशनल डांस गुरु के रूप में जानी जाती हैं। इस पूरे सफ़र की अगर हम बात करें तो क्या उतार चढ़ाव आपके जीवन में आए? छोटी थी तब था कि अभी डांस का शौक़ है, और जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ी सुनने में आया कि डांस सिखाया जाता है, इसके भी गुरु होते हैं। जब मैं स्कूल में थी तो मुझे नहीं पता था कि डांस के गुरु होते हैं, इस तरीके से उनसे एक प्रेरणा लेनी होती है, बुक्स होती है, इसकी थ्योरी पेपर होते हैं, कुछ नहीं पता था। ये था कि ठीक है डांस सीख लिया, ये गुरु होते हैं, यहीं तक सीमित होता है, ये नहीं पता था कि इसके एग्ज़ाम्स वगैरह भी होते हैं। अच्छा। और जब मैं आगे निकली वहाँ से गुरु के पास है, फैमिली से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, समाज से बहुत कुछ सुनने को भी मिल जाता है कि डांस वगैरह, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ सुनने को मिलता है। ये सब कुछ सोच के मेरा ये था कि जो एक राजस्थानी लोक नृत्य है, जो एक विरासत है, मैं उसको बचाना चाहती हूँ। जो मांड गायिकाएँ हैं, जो मांड गीत है, जो लोक नृत्य है, जो एक पहले 4 दीवारी में किए जाते थे, मैं उसको जन जन में सिखाना चाहती हूँ। उन सबको एक बारीकियों से वो नॉलेज उनको उन तक पहुँचाना चाहती हूँ। तो मेरा ये यहाँ तक का जो सफ़र है बहुत ही थोड़ा कठिन, थोड़ा एंजॉय भी कह सकती हूँ, सपोर्ट भी काफ़ी रहा है मेरा इसमें। जी, तो इसी तरीके से जी। सीमा, आपने बोला मांड गायक जो होते हैं उनके साथ आप नृत्य करती हैं, वो ताल देते हैं और आप उन पे नृत्य करती हैं। मांड गायकी हमारी विरासत है जी, और बहुत खूबसूरत है ये मांड गायकी। जैसे आपने घूमर की बात की है, पधारो हमारे देश की बात की है, तो ये मांड गायकी का ही हिस्सा है। कुछ गुनगुनाना भी चाहेंगी क्योंकि उनके बीच आप रहती है? जरूर। मांड गायिका मैं एक गाना थोड़ा सा गुनगुना चाहूँगी जी। पनिहारी सॉन्ग है जी, जो बारिश के टाइम में पनिहारियों के लिए बताया गया है कि पनिहारियाँ तालाब पे बावड़ियाँ जो होती थी वहाँ किस तरीके से जाती थी अपनी सखियों के साथ में, तो उसके बारे में बताना चाहूँगी। काली कलायन उमड़िए पिनिहारी जियलो ओ मेरे गाननी जियलो, मोटोड़ी छटारो बरसे में बाला जो, मोटोड़ी छटारो बरसे में बाला जो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मुझे लग रहा है आपने शायद कल भी ये गाना गाया होगा। जोधपुर से आप यहाँ आई है और ठंड लेके आई है और भी ज़्यादा। जी सीमा, आपने स्कूल का तो बता दिया कि स्कूल में आपने पहला परफॉर्मेंस दिया था। स्कूल के बाद आता है कॉलेज का समय। कॉलेज में बहुत खूबसूरत वक्त हम बिताते हैं, थोड़ी आज़ादी भी मिलती है और वहाँ पर इतनी तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो जाहिर सी बात है आप इतनी अच्छी डांसर रही हैं तो कॉलेज में भी कहीं ना कहीं परफॉर्म किया होगा, इंटर कॉलेज, इंट्रा कॉलेज। उन यादों के बारे में ज़रा बताएं। स्कूल के बाद में मेरा कॉलेज का जो सफ़र था, तो 12th होने के बाद में मेरी जॉब लग गई, तो मैं कॉलेज नहीं जा पाई। मैं अपनी कॉलेज में 2nd ईयर में सीधा जजमेंट करने गई थी। अरे वाह। और मैंने स्कूल में कॉलेज में उसी दिन आना, और फर्स्ट टाइम मैंने कॉलेज ही उसी टाइम देखी, फॉर्म भी नहीं देने गई थी मैं। अच्छा। सिस्टर के साथ भेजा था, तो मेरा वो 2nd ईयर में जाना एज ए जजमेंट, और वहाँ का जो एक्सपीरियंस था कि जो मेरी फ्रेंड्स, मेरी जो क्लासमेट जहाँ मैं जजमेंट कर रही हूँ वहाँ वो लोग पार्टिसिपेंट परफॉर्मेंस में थे। तो उस टाइम में लगा कि बहुत एंजॉय कर रहे हैं, मुझे भी करना चाहिए थोड़ा। तो जैसे जजमेंट होने के बाद में मैंने उनके साथ थोड़ा एंजॉय किया, तो मुझे लगा था कि शायद मुझे 3 साल कॉलेज में देने चाहिए थे। बिल्कुल बिल्कुल सीमा, ऐसी बातें करते रहेंगे, खूब सारी बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको राजस्थान की सैर की ओर ले चलते हैं। पधारो हमारे देश देखते हैं। ये दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, विल बी राइट बैक। दोस्तों, ये तो था हमारा प्यारा राजस्थान। कहीं रेत के धौरे हैं तो कहीं ऊंचे ऊंचे किले हैं, और अभी तो सर्दियों का मौसम है और राजस्थान और भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो आपसे यही कहेंगे कि एक बार ज़रूर पधारे हमारे देश में।
और अभी फिलहाल लौट आइए, पधारो हमारे देश के इस मंच पर, क्योंकि आज हमारे साथ हैं जानी मानी नृत्यांगना सीमा राठौड़ जी। सीमा जी, अभी कुछ देर पहले आपसे बात कर रहे थे फोक नृत्य की, जो कि हमारे राजस्थान की धरोहर है। उसके अलावा आपने कथक भी सीखा है, भरतनाट्यम भी सीखा है। क्या अंतर है कथक में और भरतनाट्यम में और फोक डांस में जो राजस्थानी आपने सीखा है? जी, कथक भरतनाट्यम दोनों क्लासिकल डांस में आते हैं, शास्त्रीय नृत्य है ये दोनों। दोनों ही थोड़े अलग डांस है और राजस्थानी डांस उनसे थोड़ा सा और अलग है। भरतनाट्यम डांस में बहुत हैवी मेकअप रहता है फेस पे, आइज मूवमेंट, नेक मूवमेंट रहते हैं, आइज एक्सप्रेशन रहते हैं, हल्की सी स्माइल रहती है उसमें, एक्सप्रेशन से पूरा डांस बताया जाता है। जैसे शिव तांडव देख लीजिए आप, तो उसमें लिपसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें गाने की प्रॉपर ज़रूरत नहीं है कि आप गाना गा के ही बताओ। उसमें एक एक्सप्रेशन से मुद्राओं के द्वारा उसमें पूरा एक स्टेप बता दिया जाता है और वो थोड़ा बैंड होके किया जाता है। बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होके डांस नहीं करते हैं, बैंड रहते हैं, घुटने बैंड होते हैं। जो पैर होते हैं, पैर की जो एडी होती है उससे उसके स्टेप किए जाते हैं। स्टार्टिंग में फुट स्टेप से डांस स्टार्ट किया जाता है। और इसका जो ड्रेस है वो कुछ धोती स्टाइल में होता है। अच्छा अच्छा। जो बॉर्डर होता है उसका कुछ लखनवी साड़ी जैसा बॉर्डर होता है, गोल्डन बॉर्डर, उस तरीके से किया जाता है। इसकी एक अलग ज्वेलरी होती है, वो ज्वेलरी पहन के ही किया जाता है। और वहीं देखा जाए कथक, तो कथक स्टार्टिंग में तत्कार से किया जाता है, पैरों के स्टेप से। और तत्कार में जब पहले स्टार्ट करते हैं सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस तत्कार में की जाती है। उसके बाद तोड़े, टुकड़े, ठुमरी, ये सब उसमें किया जाता है। जैसे एक रास लीला बतानी है कथक में, जी। तो उसमें चक्कर लिए जाते हैं। आपके रियाज से वो चक्कर ज़्यादा बढ़ते रहते हैं। आप पहले 2 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसमें फिनिशिंग आती रहेगी। मुद्राएं कथक भरतनाट्यम दोनों में ली जाती हैं। अगर मैं मयूर का स्टेप कर रही हूँ तो मुझे उन दोनों में ही मयूर का स्टेप जो है, मुझे जैसे मयूर का करना है तो मैं ऐसे मयूर से पूरा मुद्रा के साथ उनको बताऊंगी। तो जो ऑडियंस बैठी है तो उसके बोल से नहीं बताना है, वो जैसे मेरी मुद्रा देखेंगे तो उसे पता चल जाएगा कि मैं एक मयूर का स्टेप कर रही हूँ, मैं चांद का कर रही हूँ तो चांद का, अर्धचंद्र से बता के मैं एक शिव जी का बता सकती हूँ। और कथक जो है उसमें सीधे रह के चक्कर लेके स्टेज पूरा चक्कर से कवर करके एक्सप्रेशन, मुद्राएं, एक हाथों में एक अलग सी लचक होती है उस डांस में। इन दोनों में ये थोड़ा डिफरेंस रहता है। वहीं राजस्थानी नृत्य को देखा जाए तो वो एक उनकी प्रॉपर एक पोशाक होती है जी। उस पोशाक में सिर्फ आपका फेस दिखता है, काफ़ी जगह वो भी घूंघट में रहता है या फिर घूंघट नहीं रहता है, काफ़ी जगह रहता है। उसमें पूरी बॉडी कवर रहती है। उसमें पैर उठा के डांस नहीं किया जाता है। आपके दोनों पैर है, दोनों बिल्कुल सीधे रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग। उसमें ज़्यादा कमर नहीं हिलाई जाती है, जैसे काफी डांस में जैसा हाईलाइट किया जाता है। बिल्कुल, काफी डिटेलिंग में बताया। और मुद्राओं की बात हुई, प्रज्ञा, कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपसे अनुरोध करेंगे कि वो जो एक्सप्रेशन, वो जो मुद्राएं आपने बताई, वो हमारे दर्शकों के लिए भी बैठे बैठे आप परफॉर्म करके बताएं। जी, उसकी जो मुद्राएं होती हैं 2 तरीके की होती है, संयुक्त और असंयुक्त। जो संयुक्त मुद्राएं होती है, सिंगल हैंड, डबल हैंड्स इनको कहा जाता है। जो सिंगल हैंड होती हैं उसमें स्टार्टिंग होती है पताका से, जी, जिसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है। जैसे डांस करते हैं पूरा ये स्टेप, तो पताका, 3 पताका, अर्थ पताका, कर्तरी मुखम और मयूरम, अर्धचंद्र से प्रॉपर मुद्राएं 28, 32 ऐसे होती हैं। पहले स्टार्टिंग में जब भी सीखते हैं तो पहले मुद्राओं का रियाज किया जाता है। वही संयुक्त मुद्रा होती है कि दोनों हाथों को मिला के की जाती है। जैसे मैं प्रणाम का है तो अंजलि, कपोत, करकट, स्वास्तिक, ढोला। अब ढोला में जैसे मुझे ढोलक का स्टेप करना है और स्टेज कवर करना है, शिव तांडव कर रही हूँ, कुछ स्टोरी बता रही हूँ, तो उसमें ढोलक का ये स्टेप आएगा। जी जी। ये मैं अगर कुछ पक्षी का स्टेप बता रही हूँ तो मैं उसमें पक्षी का ही उड़ाते हुए ये पूरा स्टेप मैं उनमें बताऊंगी। ये शिवलिंग का आया तो मैं शिवलिंग ऐसे बताऊंगी। जी। तो ये मुद्राएं हैं जिससे एक शास्त्रीय नृत्य है जो हम अच्छे से उसको प्रदर्शन कर सकते हैं, परफॉर्मेंस दे सकते हैं और ऑडियंस को बहुत इजी से समझ में आ सकता है। जी। सीमा, आपने भी हाथों की मुद्राएं बताई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाव भंगिमाएं जो होती हैं हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें मैटर करते हैं। जैसे आपने बोला कि कुछ हंसी रहनी चाहिए चेहरे पे उस वक्त जब आप डांस कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा करके बताएं। जी, जैसे नेक मूवमेंट की बात आती है तो पूरा जो नेक है वो ऐसे से पूरा अच्छे से हिलाया जाता है। और
आइस मूवमेंट कहते हैं, तो जैसे ऊपर पूरा ये ऐसे देखा जाता है। अगर मैं कुछ स्टेप कर रही हूँ, मुझे ऊपर देखना है तो ये स्टेप ये पूरा ऐसे रहेगा, अगर मुझे नीचे देखना है तो पूरा इस तरीके से मैं देखूंगा। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है सीमा कि जब हम इस तरह की डांस करते हैं, चाहे भरतनाट्यम हो चाहे कथक हो, उसमें हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपने बताया ऐसे ऐसे भी करते हैं, कुछ अलग तरह से होते हैं, तो उसमें बॉडी का फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। उसके लिए आप क्या करती हैं? उसके लिए एक्सरसाइज करनी होती है पहले। डांस करने से पहले एक वार्म अप हो जाता है, एक्सरसाइज हो जाती है, जिससे थोड़ी बॉडी लचीलापन रहे उसमें जो स्टेप करने में। जैसे चाहे मुद्राएं ले लो शास्त्रीय नृत्य में, चाहे दूसरे डांस में, चाहे आप कालबेलिया में पीछे मुड़ के जैसे रुमाल उठाना, कुछ भी पैसे वैसे उठाने, जो उसका एक होता है कालबेलिया का, पीछे मुड़ना, साइड में मुड़ना, घूमना, घूमर में नीचे बैठ तक घूमा जाता है, तो सब एक्सरसाइज से होता है। इतनी सारी बातें आपने बताई और इतनी तरीके के आपने डिफरेंट स्टाइल के बारे में बताया, लेकिन आपने रजवाड़ी में स्पेशलाइजेशन भी कर रखी है, उसके बारे में जरूर जानना चाहेंगे आप। मैं रजवाड़ी नृत्य का बताऊंगी कि जब राजा महाराजाओं का था उस टाइम से ये नृत्य एक 4 दीवारी में होता था, एक पर्दे में होता था, जो सिर्फ महिलाएं वहीं पर रहती थी, महिलाओं के लिए सिर्फ महिलाएं वहीं पर रहती थी, महिलाओं के बीच में एक घर के चौक में किया जाता था। उसमें मांड गायिकाएं होती थी जो अपने वाद्य यंत्र, हारमोनियम, ढोलक, नंगाड़े, ढोल थाली, जिसमें एक थाली होती है और एक ढोल होता है, ये सब मांड गायिकाएं जो होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। जब स्टार्ट होता है डांस, उससे पहले जो भी गायिकाएं जो आती थी उनके लिए एक प्रॉपर एक गलीचा बिछाया जाता था, उनके लिए आदर के लिए उनके गलीचा होता था, उसके ऊपर वो लोग बैठते थे। उसके बाद में चाहे जोधपुर दरबार हो चाहे जयपुर दरबार हो, किसी का भी अपन लेते हैं, वहाँ के महारानी सा से लेकर मेरे जैसे एक साधारण तक जब भी डांस स्टार्ट करेंगे तो पहले जो गायिका है उनको एक खमागणी जो बोलते हैं, उनको प्रणाम बोलते हैं दूसरे डांस में, वो खमागणी पगल आग्नि कहते हैं, वो पहले उनसे करते हैं। फिर चारों तरफ जो बैठे हैं चारों दिशाओं में पहले प्रणाम किया जाता है, पगल आग्नि की जाती है। जो फैमिली के मेंबर होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, उन सबसे एक तरीके से ये एक परमिशन होती है कि मैं डांस कर रही हूँ। अभी जैसा देखा जाए तो स्टेज पे एक परमिशन जैसा होता है, वो रहता है। और ये 4 दीवारी पे प्रॉपर और अपनी ज्वेलरी के साथ, अपनी पोशाक के साथ, घूंघट में प्रॉपर, और जो ड्रेस होती है उसका पल्लू लेके उस पल्लू को पूरा घुमा के हाथ से उस तरीके से उसको प्रॉपर किया जाता है। प्रॉपर जो पोशाक होती है, खरी की पोशाक होती है, चांदी की पोशाक होती है, उन सब पोशाकों में पूरा प्रॉपर घूंघट। और इस नृत्य में ये रहता है कि नजरें ज़्यादातर नीचे ही रहती हैं, जो घर की बीननियाँ होती हैं, और घर की बीननियाँ जो दादी सा वगैरह जो होते हैं उन सब की होती है। और जो बाइयाँ होती हैं, घर की जो बेटियाँ होती हैं, उनका थोड़ा ड्रेस पहनने में थोड़ा अलग रहता है। वो रखड़ी नहीं बांधती है जो कंवारी होती है, और सर पे ओढ़ना नहीं लेती है, और वो थोड़ा सा लिहाज और जो गानों का थोड़ा जो सिलेक्शन होता है वो थोड़ा सा अलग लेते हैं, और जो बीननियाँ होती है वो थोड़ा सा अलग रहते हैं। इस तरीके से पूरा एक रजवाड़ी नृत्य वो किया जाता है। लेकिन सीमा जी, आप बता रहे हैं कि 4 दीवारी के बीच में रहता था नृत्य, लेकिन आज देश विदेश में ये बहुत फेमस है। हमारे विदेशी पर्यटक भी इस नृत्य को बहुत पसंद करते हैं, और इनके साथ जो खूबसूरत गाने गाए जाते हैं उन गानों को भी बहुत पसंद किया जाता है, जिसमें हमारा घूमर है। घूमर तो बहुत ज़्यादा फेमस है, और घूमर में भी अलग अलग तरह के गाने होते हैं। तो एक खूबसूरत सा घूमर आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। जी, मैं घूमर के बारे में पहला कुछ बताना चाहूँगी। घूमर सब जगह की अलग अलग घूमर होती है, और उस घूमर में सब जगह के अलग अलग वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान, वहाँ का पहनावा, वो सब उस घूमर के लिए बताया जाता है। अलवर की देख लो आप, कोटा की देख लो आप, जयपुर की देख लो, जोधपुर, अजमेर, सब जगह की अलग अलग घूमर होती है, अलग अलग गायक के द्वारा गाई जाती है, और किस टाइम किस तरीके से गाया जाता है और किया जाता है वो उसमें पूरा बताया रहता है। मैं जैसे घूमर बता रही हूँ तो उसमें बताया गया है, घूमर स्टार्टिंग रानी भटियानी सा है, उनके द्वारा ये स्टार्टिंग की गई है। उन्होंने बताया था कि मुझे पहले जैसे बताया जाता था कि मुझे उनके घर शादी नहीं करनी है, उनके घर नहीं करनी है, भाटियों के मत देना, खींचियों के मत देना, चौहानों के मत देना। राठौड़ों का ये रहता था कि राठौड़ों के जो वीर योद्धा थे उनका कुछ सुनने में आता था, तो वो कहते थे कि मुझे राठौड़ों की बोली बहुत प्यारी लगती है, उनका जो घर वर है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे राठौड़ों के ही आप घर में देना। वो पूरा घूमर में बताया गया है, तो मैं कुछ आपको गा के बताना चाहूँगी। उमारी घूमर छेल नखराली
उमारी घूमर छेल नखराली माँ घूमर रमवा वे जासा ओ रजनी घूमर रमवा वे जासा। क्या बात है, क्या बात है। और इसमें एक लाइन है, माने राठौड़ारी बोली प्यारी लागे माँ। बहुत खूबसूरत ये गाना है। बिल्कुल बिल्कुल। और अक्सर ऐसा है जो डांस अच्छा करता है वो म्यूजिक का कहीं ना कहीं शौक आता है। कहीं यही वजह तो नहीं है कहीं आपकी म्यूजिक सीख रही हैं और हारमोनियम भी सीख रही हैं आप? जी, मैं हारमोनियम के और मेरे जो संगीत के जो गुरु है शकुंतला मैम, शकुंतला पुरोहित मैम, मैं उनसे भी सीख रही हूँ। मैं हारमोनियम सीख रही हूँ और वोकल के लिए मैं जल्दी और सीखना चाहूँगी। अभी इतना अच्छा नहीं कर पाती हूँ मैं, तो जल्दी हारमोनियम अभी मेरा 2 मंथ हुए हैं मुझे उसमें, तो अलंकार वगैरह स्टार्ट हुए मेरे उसमें। बिल्कुल सीमा, आप सीखने की उम्र भी, और सीखने की कोई उम्र भी नहीं होती, और आप तो बहुत ही यंग हैं। अच्छा, मैं बात करूँ, आप क्लासिकल स्टाइल करती हैं, फोक डांस करती हैं, क्या कारण लगता है आपको कि आजकल का जो युवा पीढ़ी है, क्योंकि आप भी एक युवा हैं, जो ज़्यादा बॉलीवुड स्टाइल का डांस परफॉर्म करना पसंद करता है, इसके पीछे की आपको क्या वजह लगती है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप बच्चों को सिखाती भी हैं, तो उनका माइंडसेट कहीं ना कहीं आपको पता होगा। जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी की जो जनरेशन है वो सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम इन सब से देख के ही देखती है कि अभी चल क्या रहा है, क्या सॉन्ग न्यू आया है। जैसे मैंने यूट्यूब ऑन किया है तो जो अभी न्यू आया हो वो मुझे दिखेगा, और फिर देखते हैं कि हम व्हाट्सएप ऑन करते हैं किस फैमिली मेम्बर ने उस पर डांस किया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो न्यू जनरेशन है सॉन्ग और डांस वीडियोस देख के वो उसी पे सीखना चाहती हैं। और अभी देखा जाए तो अभी की जस्ट जनरेशन है तो काफ़ी तो जो चल रहा है वेस्टर्न उसमें करना चाहती है, और काफ़ी जो है जो पुरानी चीज़ें हैं, जो विरासत है उसी को ढूंढ रही हैं, जो पुराने गीत हैं उन सबको वापस लाने में जुटी हुई है उन सबको। जी सीमा, कई बार ऐसा होता है, हम देखते भी हैं, रियलिटी शोज भी आते हैं, डांस के शोज भी आते हैं, उसमें पुराने गाने हुए या फिर फोक डांस हुए, उन पर बॉलीवुड स्टाइल में डांस किया जाता है, उसमें उसी स्टाइल, उन्हीं गानों को बॉलीवुड तरह से परफॉर्म किया जाता है। कितना आपको लगता है, क्या भविष्य देखती है इस तरह के डांस का? देखा जाए तो ये एक गलत तरीका है करने का, जिससे जो लोकगीत है, जो अपना मांड गीत है, वो एक लुप्त होता जा रहा है। जी, क्योंकि उसको प्रॉपर जो गीत है उसके अकॉर्डिंग उसकी वो डांस फॉर्म है वो करनी चाहिए। अगर उसको हम बचा के रखना चाहेंगे तो वही, अगर उसमें डांस फॉर्म करें, वेस्टर्न है तो वेस्टर्न डांस फॉर्म वेस्टर्न सॉन्ग पे करेंगे तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। लेकिन कुछ अलग, कुछ जैसे रिमिक्स डाल देते हैं, उन सबसे वो पूरा गाना बिखर जाता है, पूरा बिगड़ जाता है। जो प्रॉपर गाने हैं वो लोग फिर सुनना पसंद नहीं करते। जी सीमा जी, आप इतने सालों से डांस करती आई हैं, लेकिन अभी कुछ आपने वक्त पहले बजाना शुरू किया है, गाना शुरू किया है, आपने बोला हारमोनियम आप सीख रही हैं, कितना चेंज लग रहा है आपको? क्योंकि डांस में पैरों का इस्तेमाल होता है, हारमोनियम में उंगलियों का इस्तेमाल होता है, कितनी मुश्किलों का सामना कर रही हैं इस वक्त आप? थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वो एक डांस सीखना एक खड़े होके ठीक है पैर से कर लेते हैं वो, और वहीं एक म्यूजिक थोड़ा सा अलग है, है उसी का पार्ट है, दोनों मिलके रहते हैं तो एक चीज बनती है म्यूजिक और डांस, तब वो होता है। लेकिन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट देखा जाए तो प्रॉपर उसके जो नोट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग पूरा एक रियाज किया जाता है, बिना रियाज ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल बिना रियाज, बिना गुरु की गाइडेंस के। बिल्कुल। सीमा, आप जब खुद सीखती थी डांस और अब आप दूसरों को सिखाती हैं, कितनी मुश्किल लगती है या कितना अंतर लगता है खुद सीखने में और दूसरों को सिखाने में? क्या क्या चैलेंजेस होते हैं? सीखने में यह है कि जब गुरु बताती थी तो 1 बार 2 बार, अभी भी जैसे बताते, मैं अभी भी सीख रही हूँ, अभी और नहीं हुआ है मेरा, अभी भी सीख रही हूँ मैं। और जैसे सिखाने का रहता है, जैसे छोटे बच्चे आते हैं जी, जैसे 3-4 साल के बच्चे आते हैं, तो उन्हें पहले कहते हैं कि नहीं नहीं आप थोड़ा सा ये वाला स्टेप कीजिए, इस तरीके से कीजिए, घूमिए, ये थोड़ी देर वो फिर बैठेंगे, फिर उनको खड़ा करना पड़ता है, पूरा गाना समझाना पड़ता है। और जैसे ही बड़े आते हैं उनको पहले गाने की पूरी डिटेल बतानी होती, उनके लिए थोड़ा इजी होता है जी, क्योंकि अभी देखा जाए तो राजस्थानी गीत बहुत कम समझ में आते हैं जी, क्योंकि वो इंग्लिश सॉन्ग्स, हिंदी सॉन्ग्स उन्हीं पर रहते हैं जी। और वहीं गुरु की बात है तो गुरु जब मुझे सिखाते थे तो मुझे एक बार में नहीं समझ में आता, तो मैं बार बार पूछती थी, डांट बहुत पड़ती थी। मैंने 2-3 बार बोला वीडियो बना लूँ, बोला नहीं बिल्कुल नहीं, सीख नहीं पाओगे फिर तो। बिल्कुल। तो वही है कि ये सोचते हैं कि वीडियो बना लूँगी तो मैं और प्रैक्टिस कर लूँगी, मैं सीख पाऊँगी, ये नहीं है, प्रॉपर रियाज करेंगे तो सीख पाएंगे। जब सीखते हैं तो थोड़ी लगती है प्रॉब्लम, सिखाते हैं
तब ये लगता है कि हाँ, मेरे को जब इतनी प्रॉब्लम हो रही थी उसको मतलब मेरे को सीखने में, तो इन बच्चों को तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन उसको थोड़ा इजी वे में लेती हूँ, मैं उनको सिखाती हूँ, प्रॉपर सॉन्ग समझाती हूँ, जितना हो सकता है मैं उनके साथ करती हूँ प्रॉपर उस तरीके से। बहुत अच्छी बात बता रही हैं कि रियाज कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी होता है हर एक स्टाइल के अंदर। आप डिफरेंट स्टाइल में करती हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं आपका पर्सनल फेवरेट स्टाइल कौन सा है, वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको पसंद आती है, और आपका पर्सनल फेवरेट स्टाइल कौन सा है? मैं जानता हूँ आपको तमाम स्टाइल्स करते हैं, लेकिन पर्सनल फेवरेट क्या है? मेरा पर्सनल फेवरेट जो है वो घूमर है। ओके जी। और लोक नृत्य मुझे सब पसंद है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं घूमर को पसंद करती हूँ। और मैं जो एक विरासत है मैं उसको बचाना चाहती हूँ, जो एक लुप्त हो गई है कहीं ना कहीं है, लेकिन वो उतनी सामने नहीं आ रही है। तो घूमर और जो उसका पहनावा है, उसका करने का तरीका है, जो एक ठिमरपन है, वो एक अलग ही मज़ा आता है डांस करने में। तो फेवरेट मेरा घूमर है। जी। इतना सब कुछ आप करती हैं, इतनी तरह की डांस की शैलियाँ आप करती हैं, उसके लिए शरीर को भी फिट रखना ज़रूरी होता है। कम खाना या व्यायाम करना, इससे हम अपने शरीर को ठीक रख सकते हैं। ऐसे में अपने शरीर को हष्ट पुष्ट और लचीला रखने के लिए क्या करती हैं? जी, मैं हष्ट पुष्ट करने के लिए घर का ही खाना खाती हूँ, बाहर का थोड़ा अवॉइड करती हूँ, जंक फूड्स वगैरह जितना भी फास्ट फूड है वो सब, और थोड़ा घूमना फिरना, एक्सरसाइज वगैरह मेरी हो जाती है। और जितना हो सके मैं आयुर्वेदिक जो होते हैं उन पर थोड़ा बिलीव करती हूँ। बाहर का खाना वैसे ही नहीं खाती मैं, तो उस तरीके से थोड़ा फिट रह जाता है। और मम्मी के घर के जो नुस्खे होते हैं घरेलू, पहले ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, हल्दी का दूध लेना चाहिए, इन सब चीज़ों से तो बॉडी उसी तरीके से फिट है। बिल्कुल सीमा, आप बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस भी करते हैं, काफ़ी डिफरेंट स्टाइल में काम करती हैं, आपके कॉन्सर्ट भी होते हैं, लोगों से कितना प्यार मिलता है आपको बाहर जब आप कॉन्सर्ट करती हैं, तो लोगों का प्यार कैसा होता है आपके प्रति? लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत खुश होते हैं कि आज मैं इस नृत्य को बचाने के लिए काम कर रही हूँ। और मैंने एक जो अलग डांस स्टाइल जो ली है, अलग हटकर ली है, मैं उसके लिए कर रही हूँ कि मैं इस काम कर रही हूँ कि मैं इसको बचा के रखूँ। और गाइडेंस दो, जैसे मेरे भाभा है शक्ति सिंह जी राठौड़, बड़े ब्रदर हैं, और एक महेंद्र सिंह जी है, वो मुझे गाइडेंस देते रहते हैं कि भाई साहब ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए। तो मैं उसी को बचाने के लिए बिल्कुल सीमा, कहीं ना कहीं आपकी बहुत अच्छी सोच है। उस डांस के साथ साथ आप समाज सेवा से भी जुड़ी हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, उसके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे। समाज सेवा के लिए वैसे तो फैमिली में कहते हैं कि नहीं, थोड़ा टाइम अपने लिए देते हो आप, तो थोड़ी समाज के लिए भी देना चाहिए। तो मैं स्काउट गाइड की जैसे अपनी बात हुई थी, तो स्काउट गाइड में हमारी समर वैकेशन में ड्यूटी लगती है, बस स्टैंड पे लगती है, कच्ची बस्तियों में लगती है, और 2-3 मैं एनजीओ में भी ऐड हूँ। तो वहाँ गरीब बच्चों को खाना दे के आना, उनका कुछ जैसे वृद्धाश्रम वगैरह बने तो वहाँ प्रॉपर टीचर नहीं पहुँच पाते, तो वहाँ उनके लिए कुछ प्रोग्राम करवाना, डांस से उनको डांस करवाना, उनके लिए कभी खाना वगैरह सर्व करना, ये सब एक समाज सेविका के रूप में मैं करती हूँ। और कहीं ना कहीं बहुत अच्छी सोच के साथ आप काम कर रही हैं, लेकिन आप खुद भी युवा हैं, किस तरीके से हम समाज सेवा में युवाओं को जोड़ सकते हैं, आपकी क्या ओपिनियन है? समाज सेवा के लिए युवाओं को एक जैसे ग्रुप बना लिया जाए, एनजीओ बना हुआ है, उस तरीके से आप बैठ के अगर बात करेंगे या फिर उनको अगर समझाएंगे, एक पूरा ग्रुप होता है, हम जगह जगह जाएंगे। हाँ, फर्स्ट टाइम नहीं अच्छा लगेगा, जब सेकंड टाइम जाएंगे तो वो अपनी मन से वहाँ आएंगे, काम करेंगे। और जब जाते हैं तो उनको थोड़ा सा एक अलग एक फीलिंग होनी चाहिए कि नहीं, मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है, मैं एक समाज सेवा कर रहा हूँ। और इसके लिए दिन रात जब भी मेरे पास कॉल आए या जब भी मेरा मन हो, या मैं रोड पे किसी को ऐसे बैठा देख रहा हूँ कि आज उसको बहुत ठंड लग रही है, जी। तो मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मैंने कुछ पहन रखा है, क्या मैं उसको पहना दूं? मैं तो दूसरा भी ले सकता हूँ, बट ये कहाँ जाके लेंगे? तो एक समाज सेविका होती है जो एक मन से होनी चाहिए, ना किसी के कहने से। शुरू में हमने कहा था अपनी सोच को सकारात्मक रखें, क्योंकि हम समाज से हम सब लेते हैं, लेकिन अगर समाज को कुछ थोड़ा बहुत भी दे पाए तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है। और आप जैसी लेडीज जो कि एक महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है और दूसरी लेडीज के लिए एग्जाम्पल है, तो अगर शुरुआत हम करें छोटी सी बात से, तो बहुत आगे हमारा समाज जा सकता है और बहुत खूबसूरत एक समाज बन सकता है। क्यों? बिल्कुल प्रज्ञा, बिल्कुल सही कहा तुमने, और मेरा तो मानना है कि छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़े परिवर्तन आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बात करें, आपके समाज सेवा करते हैं, आपकी खुद की एकेडमी भी चलाती हैं, टीचर भी हैं, आप किस तरीके से मैनेज करती हैं तमाम चीज़ें, और फैमिली को किस तरीके से समय दे पाती हैं? मॉर्निंग मेरा स्कूल रहता है और मैं 3 o'clock घर आती हूँ। 1 hour रहता है मेरे पास में, उसमें मम्मी का जो काम होता है 1 घंटा जो मेरे पास रहता है, मम्मी का काम रहता है, जैसे बाहर का कुछ काम है वो सब मैं करवाती हूँ। 4 बजे मैं क्लास लेना स्टार्ट करती हूँ, 4 बजे से 7 बजे तक क्लास होती है मेरी, और 7 बजे फिर कुछ बाहर का जैसे
सब्जी लाना हुआ, कुछ मम्मी के साथ जाना है कुछ शॉपिंग करनी है, तो वो मैं टाइम दे पाती हूँ। और मंडे टू फ्राइडे क्लास रहती है, सैटरडे संडे मेरी फैमिली के लिए होता है। काफ़ी बार ये रहता है कि संडे को ही प्रोग्राम आ जाता है, तो उसके लिए फैमिली बहुत सपोर्ट करती है, फैमिली समझती है कि इतना हार्ड वर्क है, और मेरी पूरी कोशिश रहती है और मैं जितना हो सके मैं अपनी फैमिली को टाइम देती हूँ। लेकिन जहीं सोशल सर्विस के लिए काम आ जाता है, एक समाज के लिए आ जाता है, तो मैं फैमिली को बता के उस संडे में वहाँ भी चली जाती हूँ। जी, इतना सब करने के बाद अगर कुछ खाली टाइम मिलता है, खुद के लिए खाली टाइम मिलता है या परिवार के लिए खाली टाइम मिलता है, तो क्या करना पसंद करती हैं? घूमना फिरना, शॉपिंग करना, पिक्चर देखना, क्या पसंद है? मेरे को एक फोटोग्राफी का बहुत शौक है और एक ड्रेस डिजाइन करना। अरे वाह। तो मुझे लगता है जैसे नेचुरल, जैसे फ्लावर्स वगैरह हुए उनकी फ़ोटोज़ लेना फैमिली में, या नेचर फ़ोटो, या कुछ बर्ड्स वगैरह हुए, इन सब की फ़ोटोज़ लेना। फैमिली में भी जैसे किसी की फ़ोटोज़ लेनी है तो मैं 10 फ़ोटोज़ लूँगी, उनमें से एक तो अच्छी निकलती है। ऐसे एक मेरा उसका शौक है। ड्रेसेस का ये है कि ड्रेसेस डिफरेंट होनी चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन, कुछ डिज़ाइन, क्या इसमें क्या लगा सकती हूँ मैं, कैसे हटकर दिखना चाहिए और किस तरीके का कलर कुछ डिफरेंट दिखेगा। अभी क्या चल रहा है उससे हटकर मैं लूँ, अभी जो चल रहा है वो तो सब जगह मिलेगा, लेकिन मुझे उससे कुछ हटकर बनाना है, तो वो मैं थोड़ा सोचती हूँ, थोड़ी डिज़ाइन सोचती हूँ जी, थोड़ा शौक। वो आपको देखकर लगता भी है, आपकी खूबसूरती ज्वेलरी और आपकी खूबसूरत ये साड़ी है, उसको देखकर लगता है कि आपको शौक होगा। जी, इसके अलावा कभी कुछ खाने पीने का शौक रहा, कभी कुछ कुकिंग में आजमाया हाथ अपना? खाने पीना मुझे थोड़ा देसी खाना ज़्यादा पसंद है जी, जैसे सांगरे की सब्जी वगैरह, बाजरे की रोटी, जो खिचड़ी वगैरह अपने बनाते हैं, राबड़ी वगैरह बनाते हैं, ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। बाहर का खाना मैं ठीक है खाती हूँ, मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ, तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। खाने में मम्मा सिखाते हैं मुझे परांठे बनाना, और जी तो वो मैं पुरानी चीज़ें ज़्यादा फॉलो करती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल सीमा, कहीं ना कहीं आप यंग हैं और यंग में आप बहुत से सपने देखते हो। आगे की क्या प्लानिंग है, किस तरीके से आप अपने आप को आने वाले समय में देखती हैं, आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी? मेरा फ्यूचर प्लानिंग ये है कि जो जिस मैं डांस फॉर्म को आगे लेके चल रही हूँ, घूमर को, जैसे आपने पूछा आपका फेवरेट क्या है, तो मैं इसी लोक नृत्य की एक बहुत बड़ी अकेडमी खोलना चाहती हूँ, और मैं जन जन में हर एक बालिका, हर एक बच्ची से मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ, बिना जात पात के। मैं इस लोक नृत्य की हर बारीकी, हर माइंड गायिकाओं के साथ में, जो माइंड गायिकाएं अभी तक घर में बैठी हैं, किसी टाइम में वो प्रॉपर एक दरबार के वहाँ पर रहती थी, लेकिन अभी कुछ टाइम से वो वहीं है। मैं चाहती हूँ मैं एक ऐसी अकेडमी, एक ऐसी संस्था खोलूँ जिसमें छोटी बच्चियों से लेकर, और बिना एज लिमिट, मैं उनको सिखा पाऊँ वहाँ पे। और जैसे जो वाद्य यंत्र हैं, वेस्टर्न ना लेके जो प्रॉपर जो पहले के जो थे, नंगाड़े हैं, ढोल थाली हैं, हारमोनियम है, मैं इन सब के साथ में, माइंड गायिकाओं के साथ में उन सबको वो डांस सिखाना चाहती हूँ। इस डांस को मैं राजस्थान में नहीं, राजस्थान से बाहर देश विदेश में पहुँचाना चाहती हूँ, लेकिन उसको मैं उसे प्रॉपर तरीके से पहुँचाना चाहती हूँ, गलत वे में नहीं कि मैं गलत तरीके से सिखा रही हूँ। मेरा एक सपना है, दिल इच्छा है मेरी कि मैं उन बच्चियों को बिना जात पात के, और मैं काफ़ी उन बच्चों को, ज़रूरी नहीं है आपके पास पैसा है तो ये आप सीखें, मैं फ्री में भी सिखाना चाहूँगी, पर ये सपना है कि इस डांस को मैं आगे तक लेके जाऊँगी। बहुत अच्छी बात आपने कही और बहुत अच्छे सपने आप देख रही हैं, और हम लोग भी यही कोशिश करेंगे, यही प्रार्थना करेंगे कि आपका सपना ज़रूर साकार हो। जो बच्चे फीस अफोर्ड नहीं कर सकते उनको आप फ्री शिक्षा देने का सोच रही हैं, तो ये भी बहुत एक नेक ख्याल है। आप यहाँ पर आई हैं, सुप्रभात धरती धौरारी के इस मंच पर आ जा पाई, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं दूरदर्शन चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, और पूरे स्टाफ का, कि इस लोक नृत्य को एक अलग बढ़ावा देने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। दूरदर्शन के लिए मैं कहना चाहूँगी कि मैं छोटी थी तब से एक गोरबंद एक प्रोग्राम आता है, उससे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने अलग अलग गाने सुने हैं, उसमें भी एक डांस बताया जाता है, वीडियो आते हैं, तो मैंने वहाँ से भी गाने सुने, वहाँ से सुन सुन के मैंने स्कूल में भी किया है। तो दूरदर्शन का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, और इस डांस को आगे बढ़ाने में आप लोगों का मेरा सपोर्ट है मेरे साथ में, और गौरबंद को आप ऐसे ही रखें, ऐसे ही चालू रखें। बिल्कुल जी सीमा, आज आप यहाँ पर आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब दर्शकों से भी विदा लेना चाहेंगे, लेकिन फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए प्रज्ञा को और मुझे अंकित को।